स्मार्ट मनी साल में 20% प्रॉफिट निकालने का सोचती है और वहां पे रिटेलर एक महीने में अपना अकाउंट डबल करने का सोच रहा होता है। स्मार्ट मनी रिसर्च बेस्ड ट्रेड करती है और रिटेलर इमोशंस के साथ ट्रेड करता है। स्मार्ट मनी मार्केट में सरवाइव करने के लिए ट्रेड करती है, साल का 20% निकाल के सरवाइव करती है। और रिटेलर रातों रात अमीर होना चाहता है, मैक्सिमम अकाउंट डबल करना चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहता है। स्मार्ट मनी रिस्क मैनेज करता है और एक एक ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेते हैं। और रिटेल ट्रेडर एक एक ट्रेड होप के साथ देता है, उम्मीद के साथ देता है, रिस्क उसकी कोई मैनेजमेंट नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहद याज़ है। पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल कम्युनिटी चला रहे हैं। आज की वीडियो में कोई सिग्नल्स नहीं दिए जाएंगे, ना कोई झूठा ख्वाब दिखाया जाएगा और ना कोई एनालिसिस किए जाएंगे, बल्कि आज की वीडियो में एक हकीकत पे बात होगी कि मार्केट में सर्वाइवल कैसे किया जाए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने लगी है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिगिनर जब भी इस मार्केट में आता है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैं इस मार्केट से कितना प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। लेकिन उस रिटेलर को जो कि न्यू अकाउंट क्रिएट करता है, उसको एक गलत इंफॉर्मेशन फीड कराई जाती है इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से, हर जगह से, कि आप रातों रात अमीर हो सकते हैं, अकाउंट डबल कर सकते हैं, बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, झूठ बोला जाता है। मैं आपको एक एक चीज़ रीज़न और लॉजिक के साथ बताऊंगा। तो जो हेज फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, जो कि मार्केट में सालों साल से जो सर्वाइव कर रहे हैं, प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं। अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम भी मार्केट में सर्वाइव करेंगे, ना सिर्फ सर्वाइव करेंगे बल्कि प्रॉफिट बनाएंगे। मैक्सिमम जो रिटेलर्स है 6 महीने से पहले अपना अकाउंट वॉश करा बैठता है, मतलब जो रिटेलर का सर्वाइवल टाइम है वो 5 से लेके 6 महीने है। बहुत मुश्किल से 6 महीने के बाद जाके वो उसको सर्वाइव कर सकता है। तो हम कोशिश करेंगे, जो हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक पिछले 10-15 सालों से मार्केट में ना सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं बल्कि अपना नाम भी बना चुके हैं, प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें और रिटेलर में साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग का तरीका कार है, उसमें डिफरेंस क्या है, कहाँ पे गैप है, वो गैप कवर करेंगे इस वीडियो में। यूएन के रिसर्च के मुताबिक इस वक्त जो रजिस्टर्ड हेज फंड्स मोर देन 10,000 या फिर 10,000 उनकी तादाद है जो कि इस वक्त हेज फंड्स अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं। अगर हम रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, बिलियंस में जाती है यह तादाद। अब एक यूएन की रिसर्च के मुताबिक इस वक्त 10,000 अकाउंट्स हेज फंड्स के नाम से खुले हुए हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे साइड पे रिटेल ट्रेडर्स की बात करें तो उनकी कोई तादाद नहीं है, डिफरेंट ब्रोकर्स, लेकिन ये फिगर इस वेबसाइट में कम्प्लीटली डिटेल से मौजूद है। जो हेज फंड्स हैं उनकी तादाद 10,000 है। 2025 में 10,000 में से 138 अकाउंट्स हेज फंड्स बंद हो गए हैं। अब ये बंद होने का मतलब ये नहीं कि ये लिक्विडेट हुए हैं या बैंकरप्ट हुए हैं। 138 में से सिर्फ 10 लिक्विडेट हुए हैं, बैंकरप्ट हुए हैं, बाकी ने अपना इन्वेस्टमेंट जो है अपने क्लाइंट्स को वापस कर दिया और बिजनेस को शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया है। और बाकी दूसरी तरफ अगर हम रिटेल ट्रेडर्स की बात करें तो 2025 में रिटेल ट्रेडर्स के कितने अकाउंट लिक्विडेट हुए हैं? 1.5 मिलियन से लेके 2 मिलियन अकाउंट्स लिक्विडेट हुए हैं। अगर इनमें फंड्स की बात करें तो ये फंड्स कितना ज़ाया हुआ है, ये फंड्स इस रिसर्च के अकॉर्डिंग 20 बिलियन से भी ज़्यादा का फंड जो है ज़ाया हो चुका है। अगर आप गूगल करें तो इस वक्त जो मार्केट में सबसे बड़े हेज फंड्स हैं जो कि सर्वाइव कर रहे हैं, जिनकी सर्वाइवल टाइम मोर देन 10 ईयर मार्केट में सर्वाइव कर चुके हैं, ना सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि इन्होंने अपने क्लाइंट्स को अच्छा खासा मुनाफा कमा के दिया है। अगर इनके आप गोल्स देखें, इनका ग्राफ देखें, उसमें अच्छा खासा बेहतरी आई है। सबसे जो पहला नाम आता है ब्लैक रॉक हेज फंड्स का, उसके बाद टू सिग्मा इन्वेस्टमेंट, ASR, कैपिटल मैनेजमेंट, ये 4 जो हैं। इसके अलावा सैकड़ों हैं। एक यूएन के रिकॉर्ड के मुताबिक सालाना 20% तक अपने क्लाइंट को 20% तक प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। लेकिन रिटेलर क्या सोच रहा है? रिटेलर सोच रहा है कि अकाउंट को डबल करना है, 200% इंक्रीज लेके आना है, और जो कि अनरियलिस्टिक है। इनमें जो सबसे बड़ा और मेन डिफरेंस है ना, वो है ऑब्जेक्टिव्स का। हेज फंड का मकसद होता है कि वो सरवाइव करें। उनका बेशक 3 से 4 महीने लॉसेस में जाएं, उसके बेशक तो 1 से 2 महीने एक ब्रेक इवन की सिचुएशन पे चले जाएं, लेकिन साल के एंड में वो अपने क्लाइंट को कुछ ना कुछ मुनाफा बना के दें। एक सर्वाइवल उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो हेज फंड्स की, कि सर्वाइव करें मार्केट में, प्रॉफिट बनेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, हमने सर्वाइव करना है, हमने मार्केट में रहना है। स्लो आराम से ट्रेड करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देख के ट्रेड करेंगे, सर्वाइव करेंगे। पहली प्रायोरिटी जो होती है हेज फंड्स की, प्रोटेक्ट द मनी।
और दूसरी तरफ रिटेलर्स की जो पहली प्रायोरिटी होती है कि हैवी प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट, अकाउंट डबल करना। तो इस वक्त माइंडसेट देखें कि इस वक्त एक तरफ है जो हेज फंड्स हैं वो सर्वाइव और कैपिटल प्रोटेक्शन, और दूसरी तरफ रिटेलर क्या देख रहा है, प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देख रहा है, लॉस को देख भी नहीं रहा कि कितना लॉस हो रहा है। और दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो है रिस्क मैनेजमेंट का। हेज फंड जो है एक ट्रेड में 0.1 से लेके 0.5% रिस्क लेता है, और वहां पे अगर हम रिटेल ट्रेडर्स को देखें, उसने $100 अगर डिपॉजिट किया तो वो 10% से लेके 15% तक रिस्क ले रहा होता है पर ट्रेड। हेज फंड्स के अगर एक लॉसेस की लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा लॉसेस हो गए तो हम अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको एनालाइज करेंगे, क्या हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, हम दूसरे तरीके से ट्रेड करें, हम जिसको चेंज करना चाहिए। जबकि रिटेल ट्रेडर क्या करता है, एक एसेट हिट होने के बाद वो रिवेंज ट्रेडिंग पे उतर आता है, दूसरी ट्रेड लेता है। अगर दूसरी ट्रेड में भी लॉस हुआ तो उसके बाद तीसरे ट्रेड में उसका कंफर्म उसने अपना लॉट साइज डबल कर दिया होता है, और उसने ये सोच लिया होता है कि या तो आज अकाउंट रहेगा या फिर आज का सारा लॉस विद प्रॉफिट आएगा, और वो ये नहीं सोचता कि मुझे इसको एनालाइज करके इसको ठीक करना चाहिए जो मैं गलती कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट का एक मेन डिफरेंस है रिटेलर्स और हेज फंड्स में। जहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं वहाँ अपनी स्ट्रेटजी को एनालाइज करें, उसको देखें कि क्या इसमें चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं, ना कि आप जाओ उसके लॉट साइज को इंक्रीज करो, एसएल रिमूव करो, रिवेंज ट्रेडिंग करो। रिवेंज ट्रेडिंग को छोड़ो, बल्कि एनालाइज करो जो आप कर रहे हो, गलत कर रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए रिटेल ट्रेडर्स को। तीसरा जो मेन डिफरेंस है वो है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है, हेज फंड्स की स्ट्रेटजी यह है कि वो उन्होंने सोच बनाया होता है कि हमने बाय लेना है, अगर बाय का सेटअप बना है तो हम बाय लेंगे, अगर सेल का सेटअप बना है तो हम सेल लेंगे। लेकिन रिटेलर का माइंडसेट डिफरेंट है, वो उसने अगर सेल कहीं फंसा ली है तो वो आखिर दम तक मार्केट चाहे गोल्ड ऑल टाइम हाई पे हाई लगाता जाए या बीटीसी ऑल टाइम हाई पे हाई लगाता जाए, उसने सिर्फ सेल देखना है, क्योंकि उसकी नीचे कोई सेल फंसी हुई है तो वो सिर्फ सेल देखेगा। रिटेलर्स के पास कैपिटल कम होता है, लेकिन उसकी जो इंट्राडे की ट्रेड होती है वो स्विंग में कन्वर्ट हो जाती है, वो वन डायरेक्शन होता है, वो बोथ डायरेक्शन को नहीं देखता। वो अगर सेल में उसकी ट्रेड फंसी है तो फिर सेल करता जाएगा और हर जगह से उसको सेल ही नजर आएगा। लेकिन हेज फंड्स जब उनको सेल नजर आता है तो वो सेल भी करते हैं, जब उनको बाय नजर आता है तो उतनी ही शौक से, उतनी ही लॉट्स के साथ वो बाइंग भी करते हैं, जहां पे उनको जिस चीज की कंफर्मेशन मिले। रिटेलर्स ने माइंड बना लिया होता है कि मैंने बाय तो करना नहीं है, मैंने तो सेल करना है। अगर बाय का माइंड बना लिया, मार्केट नीचे जाती रहेगी और ये बाय करता जाएगा, सेल का माइंड नहीं होगा। उसका माइंड सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड पर होता है, रिटेल ट्रेडर का। और जो हेज फंड्स होते हैं वो दोनों साइड पे देख रहे होते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी साइड पे है। और इसके अलावा जो एक और डिफरेंस है, हेज फंड्स वाले कभी भी किसी ट्रेड के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते। वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं विद प्लानिंग, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर्स होता है उसको डर भी लग रहा होता है जब मार्केट गिर रही होती है, इमोशनली अटैच होता है, एक एक ट्रेड के साथ वो इमोशनली अटैच होता है। मार्केट जब ऊपर जा रही है उस लालच आ रही है कि मार्केट वैसे ही जा रही है, मैंने बाय नहीं किया, मुझे बाय करना चाहिए। और जब मार्केट नीचे गिर रही होती है वो पैनिक हो रहा होता है, और उसके अलावा उसको जो हर वक्त इमोशनली एक एक ट्रेड के साथ अटैच होता है। अब इतनी सारी चीज़ों के बाद आपने इन चीज़ों को जो डिफरेंस है, मैं ये नहीं कहता कि इन डिफरेंसेस को ख़त्म करेंगे तो आप एक जो रिटेलर है वो हेज फंड बन जाएगा, नहीं। जब आप इन डिफरेंस को ख़त्म करेंगे तो आप हेज फंड नहीं बन सकते। सवाल यह है कि क्या कभी एक रिटेलर हेज फंड बन सकता है, तो इसका जवाब क्लियर कट है, नहीं। हम बन तो नहीं सकते एक हेज फंड उनकी तरह। एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग, मैं इसका लिंक भी साथ लगा दूंगा, 400+ PhD इनके स्कॉलर्स होते हैं, इनके पास डेटा एनालिस्ट की टीम होती है जो कि डेटा एनालाइज करती है, इनके पास जो इकोनॉमिस्ट की टीम होती है जो कि फंडामेंटली मामलात को देख रही होती है कि फंडामेंटली एक कंट्री की सिचुएशन किस साइड पे जा रही है। फिर डेटा एनालिस्ट की टीम होती है, वो देखती है कि क्या दोनों जो चीज़ें हैं जो कि डेटा आ रहा है और फंडामेंटल सिचुएशन है, क्या वो आपस में मैच ओवरलैप कर रहे हैं, मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे लास्ट में होती है चार्ट एनालिस्ट की टीम, जो कि बाद में आके देखती है कि फंडामेंटल अगर मामला बुलिश हैं, अगर डेटा एनालिस्ट के मुताबिक जो फैक्ट्रीज का डेटा आ रहा है वो बुलिश है, तो क्या टेक्निकली हमें चार्ट पे बुलिश साइन मिल रहे हैं कि नहीं। तब जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तब वो बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन गलतियों को निकालेंगे तो आप हेज फंड्स बन जाएंगे। हेज फंड्स के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, रिसर्च टीम चाहिए होती है। हम उनको फॉलो कर सकते हैं, हम वो बन तो नहीं सकते लेकिन फॉलो कर सकते हैं। फॉलो
करने के लिए आपको सबसे पहले 4 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला काम ये करना है कि आप जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 2% तक रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा रिस्क ना लें। हेज फंड तो 0.5% रिस्क लेती है ना, आप चलो 2% ले लें, मैक्सिमम मिनिमम 1% ले लें, लेकिन इससे ज़्यादा रिस्क उस ट्रेड में ना लें अपने अकाउंट के हिसाब से। एक चीज़, दूसरा काम आपने करना यह है कि आपने अपने मंथली टारगेट्स को कम रखें। आपने मंथली टारगेट 10 लाख का बनाया हुआ है, आपका अकाउंट 2 लाख का है, कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है? आपका अकाउंट भी जिस हिसाब से उस हिसाब से उसका मंथली टारगेट रखें। तीसरा जो है, लॉस के बाद ब्रेक लें। अगर आपके लॉस हो रहे हैं, बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं, तो बैठें, एनालाइज करें कि जिस वजह से आप ट्रेड ले रहे हैं, जिस वजह से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनमें क्या क्या कमी है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है, उसको एनालाइज दोबारा से करें। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, फोकस करें, स्ट्रगल करें प्रोसेस पे, अपने चीज़ों को बेहतर बनाएं, एनालिसिस को बेहतर बनाएं, सर्च इंजन से बाहर आएं। आपकी रिसर्च एक इंडिकेटर्स और रील्स के अलावा कुछ भी नहीं है, अपने प्रोसेस पे फोकस करें। अगर आप VSA पढ़ रहे हैं, आप स्ट्रक्चर बेस सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव करें। तो इन चीज़ों की जान छोड़ें और उसके बाद जो फोकस है आपका, वो फोकस सीखने पे होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट पे। प्रॉफिट को छोड़ें, आप अपने सीखने पे फोकस करें, आपका प्रॉफिट खुद जनरेट हो रहा होगा। सॉल्यूशन भी बता दिया कि किस तरह आपने इम्प्रूव करना है। बाकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट्स करें और बताएं, SM लिखें एक डिटेल वीडियो। अगर आप स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं कि रिटेल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं, ये किस तरह काम करते हैं, गोल्ड में, बिटकॉइन में और करेंसीज में इनका क्या रोल होता है, तो कमेंट सेक्शन में SM लिखें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो स्मार्ट मनी पे बनाएंगे।